मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको क्लियर कॉन्सेप्ट विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जो आज मैं आपको 10th क्लास का चैप्टर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक इसके बारे में मैं पढ़ाने जा रहा हूं। कृपया एक एक बात ध्यान से सुनिए। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो एक एक चीज अभी इसी वक्त आपको याद हो जाए। रट्टा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीजें आपको समझ में आ जाएगी। मैं बिल्कुल शुरू से, बिल्कुल रूट से शुरू कर रहा हूं। बिल्कुल शुरू से एक एक चीजें बिल्कुल गहराई तक आपको बताता हुआ चलूंगा। तो आओ ज्यादा वक्त ना गवाते हुए हम अपनी स्टडी की ओर बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल ध्यान से सुनते चलिएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि चैप्टर्स का जो नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक। मेरे बच्चों, सबसे पहले उठाते हैं भैया ये कार्बन क्या है और कार्बन ही क्यों पढ़ना है इस क्लास में। कार्बन के बारे में ऐसी कौन सी बातें हैं जो हम नहीं जानते, इसलिए इसी एलिमेंट्स के बारे में क्यों कहा गया। तो आप सबसे पहले बेटा मैं ये बता दूं, जो कार्बन होता है ना बाबू, जो कार्बन हमारे आसपास की ज्यादातर चीजें बनी होती है ना बाबू, कार्बन से। जितनी भी चीजें आसपास में देखते हो ना, उसमें कुछ ना कुछ कार्बन जरूर होता है। तो एक चीजें तो आपको समझ में आई कि हमारे आसपास की जितनी भी चीजें लगभग सभी में कार्बन होता है। जैसे बेटा भोजन, कपड़े, दवाइयां, किताबें और आप भी और हम सब में कार्बन होता है। इसलिए कार्बन बेटा हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। तो आपको ये बातें समझ में आ गई कि हमारे आसपास की सारी चीजें, उन सब में भैया कार्बन होता है। जैसे कि आपने को पता चला कि जैसे भोजन, कपड़े, दवाइयां, किताबें, हम, आप, प्लांट्स, ये सब में कार्बन होता है। तो एक बातें तो क्लियर हो गई बच्चों। तो अब क्या करना है भैया, अब आगे में देखिए। सभी जितने भी सजीव हैं, सभी सजीव की जो संरचनाएं होती है कार्बन पर ही आधारित होती है। जितने भी सजीव की संरचनाएं, जो स्ट्रक्चर बनता है मेरे बच्चों, वो सब कार्बन पर आधारित होता है। तो ये भी बात है समझ में कि भैया जितने भी सजीव, जितने भी लिविंग चीजें आप देख पा रहे हैं, वो सब कार्बन की संरचनाओं पर आधारित होता है। अगर हम बात करें बच्चों, एक देखा बहुत ही गूढ़ रहस्य है। ये कार्बन जो है ना, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे क्रस्ट में बहुत ही कम है। और बहुत कम होने के बावजूद भी ये इसका बहुत बड़ा है। जैसे अगर हम कहते हैं कि प्रकृति में जो इसकी मात्रा होती है बेटा बहुत ही ज्यादा कम है। अगर हम बात करें भूपट्टे में, तो खनिज के रूप में मात्र 0.02% उपस्थित है। अगर जमीन की बात करो ना, अर्थ की, जो अर्थ क्रस्ट की, तो उसमें बेटा मात्र 0.02% उपस्थित है। और अगर बात करो वायुमंडल की, तो बेटा उसमें भी बहुत कम है। कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% उपस्थित है। इतनी सी बातें तो आ गई कि भैया ये बहुत ही कम है हमारी प्रकृति में। फिर भी बेटा इसका रोल बहुत बड़ा है, बहुत लार्ज है। ये मिलियन ऑफ कंपाउंड्स को बना सकता है, मतलब लाखों लाखों यौगिक को ये बना सकता है। इसमें ये गुण है। तो ऐसा क्यों है गुण भैया, हम वो भी बताएंगे, बस आप ध्यान से सुनते चलिएगा। लेकिन इसके साथ बेटा एक समस्याएं आ जाती है। तो भैया समस्याएं क्या होगी, तो चलो पहले मैं तुम्हें एक डायग्राम से बताता हूं। बेटा जो कार्बन होता है, तो जो कार्बन का जो सिंबल होता है ना बाबू, वो 6 है। कार्बन का जो सिंबल होता है मेरे बच्चों, वो सी होता है। कार्बन का सिंबल क्या होता है बेटा, सी। बेटा जो अब जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, पहले अब उसको समझो। बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब बनाओगे तो बेटा जो बीच में जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, जो बिल्कुल बीच में होता है, उसमें बेटा दो चीजें रहती है। एक न्यूट्रॉन रहता है और एक प्रोटॉन रहता है। ये न्यूक्लियस में रहता है मेरे बच्चों, इसमें रहता है न्यूक्लियस। और उसके बाद ऐसे सेल्स बने होते हैं।
क्या बने रहते हैं, सेल्स। तो सबसे पहले बता दो, कार्बन का जो सिंबल होता है बच्चों वो C होता है, और इसके जो एटॉमिक नंबर है यानी कार्बन की जो परमाणु संख्या है बच्चों वो 6 होता है। परमाणु संख्या कितना होता है, 6। और जैसे ही आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक जैसे ही विन्यास बनाते हैं तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और उसके अगले वाले में बचे हुए जो भी बचा हुआ रहेगा वो हर सेल, पहला सेल छोड़ के हर अगला सेल चाहता है कि मैं ऑक्टेट बनाऊं, कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन उनके पास होने चाहिए। तो बच्चों इनके पास तो एटॉमिक परमाणु संख्या तो 6 ही थी, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उन्होंने किया तो 2 और 4 में, तो ये जो आउटर मोस्ट सेल होता है ना बाबू, जो आउटर मोस्ट सेल है जो लास्ट कक्ष वाला, उसी को वैलेंसी भी कहा जाता है। तो कार्बन बेटा टेट्रा वैलेंसी भी बनाता है। तो मेरे बच्चों जो आउटर मोस्ट यानी जो संयोजकता उसकी होगी यही उसकी संयोजकता कहलाती है बच्चों। तो जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें तो कितना बच गया बेटा, 4। इलेक्ट्रॉन की संयोजकता कितनी हो गई, 4। तो पहले सेल में कितना होना चाहिए, 2। तो हम डाल दिए कि लोग सर 2 इलेक्ट्रॉन यहां हो गए और बाकी जो बचे हैं वो इधर हो गए। अब ये वाली बातें तो आपको समझ में आ गई। अब इनके साथ भैया दुविधा क्या है, समस्या क्या है? तो समस्या यही है कि आउटर मोस्ट सेल कहता है पहले सेल को छोड़ करके कि मैं ऑक्टेट बनना चाहता हूं। अब इसकी संयोजकता बेटा 4 है, तो इसके पास 2 कंडीशन आते हैं, या तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसी को दे दे, त्याग कर दे, या तो 4 और किसी से ले ले। ये 2 कंडीशन आते हैं। लेकिन अगर वो देता है तो क्या हो सकता है और अगर लेता है तो क्या हो सकता है, ये बातें आपको पकड़ के चले। अगर आपने ये पकड़ लिया तो 100% आपको समझ में आ गया। मान लीजिए अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ले किसी से, अगर किसी से लेगा वो, तो बताओ बेटा 4 इलेक्ट्रॉन अगर किसी से लेता है तो ऋणात्मक हो जाएगा। किसी से लेगा, उधार लेगा, तो इसको तो देना पड़ेगा, तो बेटा नेगेटिव। 4 इलेक्ट्रॉन अगर उसने दिया तो ऋणायन हो गया। अब 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा, 4 इसके पास आउटर मोस्ट सेल में पहले से ही, तो 4 और 4 कितने हो गए, 8, और 2 इस सेल में हो गए 10। तो कह रहा है प्रोटॉन के पास तो मात्र 6 की पावर है, 6 इलेक्ट्रॉन्स के रखने की पावर है। तो वही बेटा 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में, इस नाभिक में कितने प्रोटॉन, 6, तो 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में बेटा वो 10 इलेक्ट्रॉन को धारण नहीं कर सकता। ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम होगा। भैया ऐसा क्यों होगा? क्योंकि बेटा उसके पास शक्ति मात्र 6 की रखने की है, आप उसको 10 दे दोगे तो कैसे झेलेगा? नहीं झेल सकता, इस वजह से वो नहीं रह सकता। तो एक चीज तो सिद्ध होगी कि भैया वो प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरी, भैया वो खो दे दे किसी को, डोनेट कर दे। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन खोता है किसी को देता है तो बेटा इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन वो पॉजिटिव है, धनायन है। अगर वो खोता है तो क्या होता है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन को खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, क्योंकि जो न्यूट्रॉन है ना बाबू, इसको टाइटली कस के पकड़ के, स्ट्रॉन्गली पकड़ के रखता है, बहुत पावर इसकी जरूरत है। तो वही से इसलिए कह सकते हैं हम कि 4 इलेक्ट्रॉन को अगर खोएगा तो उसके लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो ये भी संभव नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ से क्या भैया कि ना तो वो दे सकता है और ना ही किसी से ले सकता है। तो क्या करेगा भैया? तो भैया वो बनाएगा सहसंयोजी आबंध, वो शेयर करेगा बस इलेक्ट्रॉन से। तो देखो नोट बेटा जरूर याद रखना, कार्बन इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर लेगा और साझेदारी करके वह सहसंयोजी आबंध बनाएगा। तो सहसंयोजी आबंध आपको समझ में आया? कार्बन बेटा सहसंयोजी आबंध बनाता है। अब यह सहसंयोजी आबंध क्या होता है तो इसके बारे में भी आगे चर्चा करते हैं और आपको डिटेल से एक एक चीज आपको समझाते हुए चलेंगे। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने देखा
कि कार्बन की क्या दुविधाएं थी कि ये ना तो अपने इलेक्ट्रॉन्स का त्याग कर सकता है और ना ही प्राप्त कर सकता है, तो ये इसकी दुविधा रही थी। अब हम देखेंगे कि भैया इसका समाधान क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वह इलेक्ट्रॉनों को शेयरिंग करेगा, एक दूसरे एटम्स के साथ शेयरिंग करके अपने आप को पूरा करेगा। तो आओ मेरे बच्चों, तो हम देखते हैं कि इसका समाधान क्या है। तो जैसा कि समाधान में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, कार्बन क्या करेगा बच्चा, अपने इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर देगा दूसरे एटम्स के साथ, दूसरे परमाणु के साथ वो साझेदारी कर लेगा। और जब साझेदारी करेगा तो वहां आबंध का निर्माण होगा, तो सहसंयोजी आबंध का निर्माण। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जब वो इलेक्ट्रॉनों को साझेदारी करता है तो साझेदारी करने की वजह से यह कोवैलेंट बॉन्ड यानी ये जो कहलाता है आबंध का निर्माण कर लेगा। तो मेरे बच्चों, कैसे कार्बन अपने संयोजकता साझेदारी दूसरे परमाणुओं के साथ करती है, दूसरे परमाणुओं के साथ संयोजकता साझेदारी करेगा। दो परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन के एक युग्म के साझेदारी से बनने वाले आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। क्या बच्चों, दो परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन एक युग्म की साझेदारी से जो बनने वाला आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाता है। ये यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। जैसे कि मैंने बताया बेटा, जनरली ये विद्युत के कुचालक होते हैं, वैसे नहीं। जैसे कि कार्बन के बहुत सारे रूप होते हैं, जैसे अपर रूप पढ़ोगे इसको, तो जिसमें कार्बन के जो अपर रूप पढ़ोगे तो बताओगे कि भैया जैसे डायमंड हो गया, हीरा, तो ये विद्युत का बिल्कुल कुचालक है। लेकिन वहीं पे कार्बन का ही बना हुआ ग्रेफाइट है, वो विद्युत का सुचालक होता है। फिर फ्लोरीन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जनरली ये विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि इसके पास आयंस नहीं होते। यहाँ देखो लिखा भी है मैंने कि भैया ये यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि आवेशित कण नहीं होते, इनके पास आयंस ही नहीं होते, इस वजह से। तो मेरे बच्चों, अब साझेदारी कैसे करेगा, तो आओ मैं करके दिखाता हूं। मान लीजिए आपने एक कंपाउंड ले रखा है CH4, मीथेन बोलते हैं बच्चों इसको। तो कार्बन की संख्या कितनी है, एक बार कार्बन है, तो बच्चों उसको एक बार ऐसा लिख लीजिए। और इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये साझेदारी 4 इलेक्ट्रॉन्स को करेगा। इसके पास जो रिमेनिंग बचे हुए जो आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसकी परमाणु संख्या तो आपको पता है 6 होती है। तो पहले सेल में, पहले कक्ष में, के सेल में 2 और उसके अगले वाले में 4, 4 इलेक्ट्रॉनों का वो साझेदारी करेगा। किसके साथ करेगा बच्चा, हाइड्रोजन के साथ करेगा। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो ये अपने पहला कक्ष को पूरा करने के लिए 2 की आवश्यकता होगी, और वैसे ही इसके दूसरे कक्ष को, कार्बन के दूसरे कक्ष को पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। 4 इसके पास है, तो ये साझेदारी कर लेगा एक दूसरे के साथ और फिर अपने आप को ये ऑक्टेंट बना लेगा, अष्टक बना लेगा। कैसे, देखो मान लीजिए आपके 4 हाइड्रोजन है, अब सजा दीजिए, एक यहां, एक यहां, एक यहां और एक यहां। तो मेरे बच्चों, मान लीजिए इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स था, तो आप इसको काटा से इसको भी दिखा दीजिए, इसको भी दिखा दीजिए और इसको भी दिखा दीजिए और इसको भी दिखा दीजिए। तो ये कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब हाइड्रोजन के पास जो है एक ही है, उसकी वैलेंसी 1 होती है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन्स यहां से ले लीजिए, एक ये दे देगा, एक ये दे देगा, एक ये दे देगा और एक ये दे देगा। तो हाइड्रोजन को बनाना है, अपने सेल को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, एक उसके पास है और दूसरा कार्बन वाले के साथ साझेदारी कर लेगा, तो ये पूरा हो जाएगा। हाइड्रोजन के कक्ष भी क्या हो जाएंगे, पूरा हो जाएंगे। हाइड्रोजन के कक्ष भी क्या हो गए, पूरा हो गए। अब कार्बन की बात रही कि अपने जो दूसरे सेल को उसने पूरा करने के लिए उसे बेटा 8 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। तो यहां से देखो, तो आप देखोगे कि भैया अगर ये जो कार्बन है साझेदारी ही तो क्या है, खाली दे ही सकता है, ले नहीं सकता क्या। तो इसीलिए क्या होता है कि वो साझेदारी कर लेता है। अब यहाँ पे देखो अष्टक बना दिया, कार्बन के अष्टक हो गए, कार्बन के अष्टक हो गए, ये अपना ऑक्टेंट बना लिया।
और ये जो है एक एक करके अपने कक्ष को इसने भी पूरा कर लिया। तो इस प्रकार से उसने एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ली। ये बातें तो बच्चों आप क्लियर हो गई, यहां तक के तो कोई दिक्कत नहीं हुई। अब कोवैलेंट बॉन्ड्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड्स के बारे में। ये बॉन्ड्स क्या होता है सर? तो आबंध, बॉन्ड्स को हिंदी में आबंध बोला जाता है, और वो सारे आबंध के बारे में पढ़ेंगे कि भैया इनका आबंध क्या होता है, द्विव आबंध क्या होता है, त्रियाबंध क्या होता है। ये सारी चीजें आपको एक एक करके समझ में आने वाली है। तो कृपया ध्यान से बस सुनते चलिए। उम्मीद है कि आपको सारी बातें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी और आप आराम से एग्जाम्स में लिख सकते हैं। बस आप रट्टाफिकेशन नहीं कीजिएगा, आसानी से समझते हुए चलिएगा तो पूरा आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है मेरे बच्चों, तो आओ आगे देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो एकल आबंध, द्विव आबंध और त्रियाबंध समझने से पहले हम देखेंगे कार्बन के आबंध क्या होता है, इसके गुण धर्म क्या होते हैं। अगर ये बातें आपको समझ में आ जाती है तो आप आसानी से सब कुछ सीख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, कार्बन के आबंध ये बनाता है बेटा सहसंयोजी आबंध। तो आपको पहले ही पता है सहसंयोजी आबंध तभी बनेगा सर जब परमाणुओं के बीच में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ देखो आयनिक यौगिकों के गुण धर्म क्या होता है। सबसे पहले जो आयनिक यौगिक होते हैं इनके जो गुण धर्म होते हैं बेटा, इसका गलनांक और क्वथनांक दोनों कम होता है, अर्थात मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा लो होता है। ये भी वाली बातें समझ में आ गई। कार्बन यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं। याद कर लेना कि कार्बन के जो भी यौगिक है बेटा, उसके जो गलनांक और क्वथनांक दोनों कम होते हैं। दूसरा, इसका मतलब परमाणुओं के बीच में प्रबल आकर्षण बल नहीं होता। हाँ, परमाणुओं के बीच में बेटा प्रबल आकर्षण बल भी नहीं होता। तीसरी बात है, ये ज्यादातर विद्युत के कुचालक होते हैं। मैंने बोला पहले भी बताया, जनरली ये विद्युत के कुचालक होते हैं, ये मतलब बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन सब में ऐसा नहीं। अब लास्ट वाला मतलब इसके यौगिक में आयनों की उत्पत्ति नहीं होती। ये भी बातें आपको पता चली है। चलो गुण की अगर बात करें बेटा, तो क्वथनांक की बात करेंगे तो आयनिक यौगिक है तो उसमें यू उच्च रहेगा। आयनिक यौगिक अगर है तो उसमें उच्च रहेगा, ज्यादा रहेगा, और कार्बनिक यौगिक है तो उसमें निम्न होगा अर्थात कम होगा। लेकिन अगर चालकता की अगर बात करें तो बेटा अगर आयनिक यौगिक है तो उसमें सुचालक होगा, और कार्बनिक यौगिक है तो उसमें कुचालक होगा। जैसा कि आपने यहाँ देखा, ये ज्यादातर विद्युत के कुचालक होते हैं। तो किस में? तो कार्बनिक कंपाउंड में, यानी कार्बन यौगिक में वो क्या होता है, कुचालक होता है। लेकिन आयनिक यौगिक की अगर बात करें, आयंस कंपाउंड की अगर बात करें तो बेटा उसमें ज्यादा होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये भी बातें आपको क्लियर हो गई। अब हम आगे और देखते हैं, आसानी से समझते हुए चलिएगा, आपके पूरे के पूरे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर किए जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर बातें समझ में आती हो तो एक लाइक जरूर दीजिएगा, जिससे हमें ये पता चले कि आप लोगों को कुछ फायदा हो रहा है। इस चैनल पर सिर्फ क्लियर किए जाते हैं, सारे कंसेप्ट को क्लियर किए जाते हैं। तो आप मेरे बच्चों, ये भी वाली बातें समझ में आ गई, ठीक है। कार्बन के अपर रूप को देखते हैं, इसको आसानी से समझते हुए चलिएगा। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको एक एक चीजें समझ में आ जाए। बिल्कुल प्यार से, आपको रट्टा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। तो मेरे बच्चों, कार्बन के अपर रूप और ग्रुप्स की अगर बात करें, इसका मतलब ये है कि भैया वो कार्बन की ही चीजें होती है, पर उसकी जो प्रॉपर्टी है ना वो बदल जाती, तो वो कहलाते हैं आपके ऑल्ट्रोप्स, अर्थात कार्बन के ऊपर। बेटा तत्व एक ही है, बना तो कार्बन से ही होगा, लेकिन इसके जो रूप है वो अलग अलग होंगे, अलग अलग नामों से जाने जाए। तो वो वही
कार्बन के अपर रूप कहलाता है, जिसमें सबसे पहला आता है बच्चों डायमंड, हीरा। बेटा अगर हीरा की अगर बात करो तो जो प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से आवंटित होता है, हर एक कार्बन 4 कार्बन के साथ जुड़ा रहेगा। प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बन से आवंटित होता है, यानी वो 4 कार्बनों से जुड़ा हुआ रहेगा। आप एनसीईआरटी खोलिएगा, ये आपको मिलेगा किस तरीके का स्ट्रक्चर है, वहां पे देख लीजिएगा। स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता पेपर में। तो मेरे बच्चों ये भी समझ में आ गया। दृढ़ त्रिआयामी संरचना होती है, ये भी याद रखना कि भैया ये ना बहुत ही दृढ़ कठोर त्रिआयामी संरचना होती है। और अब तक का ज्ञान सर्वाधिक कठोर पदार्थ की अगर बात करें तो वो डायमंड होता है, वो हीरा होता है बच्चों। तो अब तक के सबसे कठोर पदार्थ की अगर बात करें तो अब तक मिला है वो है डायमंड। और ये बेटा विद्युत के उचालक होते हैं। इतनी बातें तो समझ में आ गई आपको मेरे प्यारे बच्चों। अब आता है ग्रेफाइट। तो प्रत्येक कार्बन 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से आवंटित होता है और ये अष्टकोणीय व्यूह बनाता है। ये अष्टकोणीय व्यूह 8 कोण की अष्टविध यानी 8 कोण बनाएगा ये। तो अष्टकोणीय व्यूह बनाता है और ये प्रत्येक कार्बन 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से आवंटित होता है। ये बेटा हीरा जो था वो 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से आवंटित था, लेकिन ग्रेफाइट 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से आवंटित होता है और अष्टकोणीय व्यूह बनाता है। इसकी जो बेटा जो परतदार संरचनाएं होती है, परतदार संरचनाएं होती है बेटा, ये चिकना होता है और फिसलनी होता है, अर्थात फिसलन वाला होता है। तो ये सॉफ्ट होता है, ये भी बातें समझ में आ गई। और ये विद्युत का बेटा सुचालक होता है। ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। जैसे पेंसिल की जो नीब होती है ना बाबू छीलने के बाद, वो भी ग्रेफाइट की। तो ये 2 बातें ये समझ में आ गई। एक बेटा है फ्लोरीन, जिसमें कार्बन की संख्या 60 होती है और ये फुटबॉल के आकार का होता है। बच्चों डायग्राम बनाना नहीं आएगा, इसको याद कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक न एक क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम्स में जरूर पूछे जाएंगे, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो बेटा ये सारी बातें समझ में आ गई आपको, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगी। आगे और भी देखते हैं, सारी चीजें हम देखते चलेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को समझते चलेंगे। आशा है कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे और एक एक चीजों को समझेंगे तो आपको 100% सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलो आगे देखते हैं। तो बेटा अब हम बात करेंगे कार्बन के सर्वतोमुखी प्रकृति की, कि भैया कार्बन के पास ऐसी कौन सी प्रकृति जिसकी वजह से कार्बन इतना विख्यात है। तो बेटा इसके पास दो सुपर पावर है। इसके पास 2 सुपर पावर है मेरे बच्चों। जैसे सुपर पावर में 2 कौन सा, एक बेटा है श्रृंखलन, जिसको इंग्लिश में कैटिनेशन कहते हैं, और दूसरा है चतुर संयोजकता, जिसको टेट्रा वैलेंसी कहते हैं। चतुर संयोजकता अर्थात जिसके आखिरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन हो, उसे चतुर संयोजकता कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आगे श्रृंखलन की बात करें कि भैया ये श्रृंखलन होता क्या है। श्रृंखलन होता क्या है, तो बच्चों बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। बहुत कार्बन के साथ इतना कंपाउंड, मिलियन ऑफ कंपाउंड से बना सकता है। कार्बन अत्यधिक प्रबल और स्थायी होते हैं। ये श्रृंखलन की बेटा विशेषता है, यही श्रृंखलन की विशेषता है। तो ये बातें बेटा समझ में आ गई। क्या समझ में आया सर? कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता है। दूसरी, कार्बन आबंध अत्यधिक प्रबल और स्थायी होते हैं। ये बातें समझ में आ गई। अब जैसे श्रृंखलन की अगर बात करें बेटा, अगर बात करें बेटा जैसे श्रृंखलन की, तो मान लीजिए ये कार्बन है,
तो ये एक लंबी चैन बना रहा है, ठीक है। और ये मान लीजिए किसी दूसरे परमाणु के साथ जोड़ देते हैं इसको, इस तरीके से अगर जुड़ा तो बेटा देखो श्रृंखला बन गई। अब ये जो श्रृंखलाएं हैं बच्चों, वो बिल्कुल देखो लंबी चैन की तरह होती जा रही है। यहाँ तक देखो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बेटा श्रृंखला हो गया। अब कहता चतुर संयोजकता यानी टेट्रा वैलेंसी में कार्बन की संयोजकता, बेटा आपको पता है कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, वो आपको पता चल गया। यह 4 आवंत परमाणु के साथ आवंत बना सकते हैं, जैसे कि कौन कौन किस किस के साथ बना सकते हैं, बहुत सारी चीजों के साथ बना सकते हैं। जैसे आप ले लीजिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, बहुत सारी चीजों के साथ बना सकती है। तो इसी की वजह से हम ये कह सकते हैं जो कार्बन है ना, बहुत ही ज्यादा यूनिक एलिमेंट्स है, जो मिलियन ऑफ कंपाउंड्स बना सकता है, और बहुत कम होने के बावजूद भी ये बहुत सी सारी चीजें बना सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक के तो सारी चीजें समझ में आ गई है कि भैया श्रृंखला, हाँ इसको बेटा स्ट्रक्चर अलग अलग भी बन सकते हैं। तो जब भी स्ट्रक्चर अलग कर दो, तो जैसे देखो 1 2 3 4 कार्बन है, यानी ब्यूटेन है ये। तो ब्यूटेन को अगर ऐसे बना रहे हो तो एन ब्यूटेन कहलाएगा। लेकिन आप इस तरीके से बना रहे हैं, मान लीजिए इस तरीके से बना दीजिए, यानी देखो फॉर्मूला तो सेम रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम है, पर स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है, तो वो आइसोमर कहलाता है, पर चीजें सेम रहती है। अब इसको अगर हमने ऐसे बना दिया तो आप क्या कर सकते हो, एक यहाँ ऐसे बना दिया, चलो यहाँ मैंने हाइड्रोजन को भरा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, और ये चौथा, ये 4 बना लिया। अब बेटा देखो 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, एक हाइड्रोजन ऊपर ले लिया, 4 हो गया। अब ये कार्बन है, इसका 1 यहाँ पे आवंत है, दूसरा, तीसरा, और ये, तो बेटा इसको बोला जाता है आइसोब्यूटेन। समझ में आ गया। तो ऐसी चीजें, ऐसे श्रृंखलाएं बहुत सारे बना सकता है, इतनी सारी बना लेता है बच्चों कि पूछो मत। अभी ये देखो ये कार्बन है, इसमें 1 है, तो दूसरा इधर ले लो, तीसरा इधर ले लो, तो इस तरीके से अलग अलग संरचनाएं भी ये कर सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति आप समझ में आ गई। याद रखना कि इसके 2 सुपरनेचुरल पावर होते हैं, एक ये कैटिनेशन कर सकता है और दूसरा ये टेट्रा वैलेंसी होता है, और जिसकी वजह से ये मिलियन ऑफ कंपाउंड्स को बना लेता है। इसलिए कार्बन यूनिक एलिमेंट्स, यूनिक परमाणु है, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं हुई, सारी चीजें समझ में आ गई। चलो अब बेटा आगे और भी बातें करते हैं, और भी टॉपिक्स को देखते हुए चलते हैं। आप बिल्कुल आसानी से समझिएगा, कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा, उसको रिवीजन जरूर करना, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ही जरूरी